नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता हम पढ़ रहे हैं। आज हम सुमित्रानंदन पंत की जिस कविता को पढ़ेंगे उसका नाम है नौका विहार। काला कांकर के राजा का निमंत्रण पाकर कवि सुमित्रानंदन पंत वहाँ जाते हैं और इस चांदनी रात में गंगा की सुंदरता को देखकर उसमें नौका विहार का आनंद लेते हैं। तीव्र गर्मी में सिकुड़ आई गंगा की धारा को एक तापसी बाला के रूप में कवि ने प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयास किया है कि गंगा का वर्णन है एक चांदनी रात में, और उस चांदनी रात में गंगा में कवि नौका विहार कर रहा है। तो प्रकृति का बहुत खूबसूरत सा वर्णन, गंगा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, कविता का कुछ हिस्सा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा। कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूथल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी ही श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। कवि इस कविता में जो बात कह रहा है उसे समझने से पहले इस कविता के कुछ शब्दों के अर्थ में बताता जा रहा हूँ। शांत मतलब शांति, स्निग्ध कहते हैं एकदम चिकना, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, अपलक लगातार देखना बिना पलक झपकाए, शैकत कहते हैं रेत को, धवल सफ़ेद, तनवंगी मतलब दुबली पतली कृशकाय, विरल अनोखा, क्लांत थकी हुई, कुंतल कहते हैं बालों को, केश राशि, शशि चंद्रमा को कहते हैं, विभा उसकी आभा, चंद्रमा की आभा, वर्तुल कहते हैं घुमावदार, शतवर कहते हैं गति सहित जो तीव्रता के साथ चलता। कवि पंत काला कांकर के राजा का निमंत्रण पाकर वहां पहुंचे। जब चांदनी रात में उन्होंने गंगा की धारा को निरखा तो गर्मियों में गंगा कैसी प्रतीत हो रही है, इसी का चित्रण कवि कर रहा है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूथल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। कवि कह रहा है कि चारों तरफ चंद्रमा की उज्ज्वल शांत चंचल चमकती चांदनी छिटक रही है और अनंत पृथ्वी का तल उस चांदनी से स्तब्ध है। ऐसे मनोहारी वातावरण में जब हम गंगा के तट पर पहुँचे तथा गंगा को देखा तो भीषण गर्मी के कारण गंगा एक पतली धारा मात्र बनकर रह गई थी। ऐसी भीषण गर्मी में सिमटी गंगा नदी बिछी रेत की सैया पर सफ़ेद दूध की धारा के समान प्रतीत हो रही थी। पूरे दिन कार्य करने के बाद एक नारी की भांति शांति के साथ वह थकी हारी निश्चल सोई हुई लेटी हुई है। कवि आगे लिख रहा है कि तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। कवि कह रहा है कि शांत क्लांत निश्चल लेटी हुई गंगा तपस्वी बाला के समान पवित्र प्रतीत हो रही थी और उसके दोनों किनारे चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशित होकर मधुर लग रहे थे। नदी की धारा में उठने वाली लहरें गंगा के कोमल कोमल बाल केश राशि की भांति शोभायमान हो रही थी। चांदनी रात के कारण गंगा की धारा उज्ज्वल थी जिस पर सिहर सिहर कर लहरों की तरलता सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही थी तथा धारा में आकाश का प्रतिबिंब हिल डुल कर उसके चंचल आंचल के समान प्रतीत हो रहा था। चंद्रमा की रेशमी आभा से चूमती हुई नदी की घुमावदार मृदुल लहरें नदी की धारा में ऐसी सिमटी हुई थी जैसे किसी स्त्री की साड़ी उसके शरीर पर सिमटी हुई हो।
अर्थात तपस्वी बाला के समान पवित्र गंगा का मुख चांदनी में शोभा पा रहा था। लहरें उसकी केश राशि, नीले अंबर का चंचल प्रतिबिंब उसका आंचल तथा घुमावदार मृदुल लहरें उसकी सिमटी हुई साड़ी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार गंगा एक सुंदर श्रृंगारित नारी के समान चांदनी रात में शोभा पा रही थी। चांदनी रात के इस प्रथम प्रहर में कवि नौका विहार का आनंद लेने के लिए अपने साथियों सहित आगे चलते हैं और कवि लिखता है कि साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर ससिकी रेशमी विभा से भर सिमटी ही मृदुल लहर चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सतवर। कवि अपने मित्रों के साथ नाव लेकर के आगे चलते हैं और कहता है कि सिकता की सस्पित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल झल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजित पुलन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों में वे भव स्वप्न सघन नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के और छोर। शिकता कहते हैं रेत को, विचर कहते हैं विचरण करना, लघु तरुणी कहते हैं छोटी नाव को, पर पंख सूची पवित्र, रजत पुलिन चांदी के समान तट, प्रमन कहते हैं मन सही। नौका विहार के लिए निकले कवि को अपनी नाव नदी के किनारे तथा काला कांकर का राजभवन चांदनी रात में कैसा दिखाई दे रहा है उसका वर्णन कवि यहाँ कह रहा है। सिकटा की सस्पित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले उठी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। कि रात्रि के प्रथम प्रहर में हम नौका विहार का आनंद लेने के लिए निकले तो देखा कि पानी से भीगी हुई रेत चंद्रमा की चांदनी से उज्ज्वलताएं मुस्कान बिखेर रही तथा सीपियों पर मोती की चांदनी बिखरी विचरण कर रही। इस तरह हमारी नाव की पालें चढ़ा दी गई, लंगर उठ गया और हम आगे बढ़ने लगे। अपनी पालों रूपी पंखों को खोलकर नाव मधुर मंद मंद मंथर मंथर गति से आगे बढ़ रही तो वह ऐसी लग रही है जैसे एक सुंदर हंसिनी पंखों को फैलाकर विचरण कर रही है। निश्चल झल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राज भवन सोया झल में निश्चिंत प्रमन पलकों में वे भव स्वप्न सघन नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के और छोर। नौका विहार कर रहे कवि को चांदनी रात में चमकता जल दर्पण के समान पवित्र निर्मल लग रहा है और उस पवित्र दर्पण के समान फैले पानी में नदी के दोनों किनारे प्रतिबिंब होकर चांदी का आभास दे रहे हैं तथा जितने ऊंचे हैं पानी के प्रतिबिंब में उससे भी दोगुने लंबे प्रतीत हो रहे। काला कांकर का राजभवन नदी के जल में निश्चिंत होकर मन सहित अपने अतीत के गौरव के स्वप्नों में डूबा हुआ सोया हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ती नौका से जब कभी जल की लहरें टकरा जाती तो संपूर्ण जल हिल पड़ता और जल के हिलते ही आकाश का प्रतिबिंब उसके ओर छोर हिल पड़ते। आगे कवि लिखता है कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर झलका अंतस्थल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट ली अविरल फिरती लहरें लुक्षिप पल पल सामने शुक्र की छवि झलमल तेरती परी सी झल में कल रूप हरे कचों में हो ओझल लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तेरियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। विस्फारित कहते हैं फटे हुए, ज्योतित यानी प्रकाशित, अविरल लगातार, कल आराम, कचों कच कहते हैं केश को बालों को, शशि चंद्रमा, तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा, मुग्धा सा मोहित नायिका के समान और चंपला कहते हैं नाव को। नौका विहार के समय नदी की धारा में आकाश के नक्षत्रों की झिलमिल छवि
चंद्रमा का सौंदर्य तथा नदी की लहरों का इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल, तारक दल ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें छुप लुक छिपल पर। कहता है आकाश में तारों का प्रतिबिंब नदी के पानी में झिलमिला रहा है। तारों के दल के दल नाव के साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे वे पानी में आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोजबीन कर रहे हो। ये तारक दल जल के अंदर तक पेट कर घुसकर उसको अपनी रोशनी से प्रकाशमान कर रहे हैं। इन तारक दलों के दीपों को नदी की धारा में उठने वाली चंचल लहरें अपने आंचल की ओट किए हुए पल पल में लुका छिपी का खेल खेल रही है। अर्थात कभी तो लहरें नहीं होने से तारों का दल दिखाई देता है और कभी लहरें उठने पर वह जल मिलाकर नष्ट हो जाता है। इस तरह लहरों व तारों के दल के बीच लुका छिपी चल रही है। इन तारक दलों के द्वीपों के सामने शुक्र ग्रह की छवि पानी में झिल मिलाती परी के समान शांत जल से उठने वाली लहरों भी बालों में कभी दिखाई दे रही हैं, कभी नहीं। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी झलमी कल रूप पहरे कचों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तेरियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, अब पहुंची चपक चंपला बीच धार छिप गया चांदनी का ककार। कवि कह रहा है कि आकाश में दशमी का चंद्रमा पूर्ण विकसित अवस्था में लहरों के घूंघट में झुक झुक कर अपनी तिर्यक छवि टेढ़ी छवि दिखला रहा है। लहरों के बीच से तिरछा मुख करके चंद्रमा मुग्धा नायिका के समान रुक रुक कर अपने मुख की छवि दिखला रहा है। इस प्रकार इन सभी दृश्यों को पार करती हुई कवि की नाव चंचल गति से नदी की धारा के बीच में पहुंच गई। नदी की धारा के बीच में पहुंचते ही चंद्रमा पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपता हुआ लग रहा है। अर्थात चांदनी का किनारा नदी की धारा के बीच में पहुंचते ही छिपा हुआ दिखाई देने लगता है। अभी तक जो कविता पढ़ी उसमें हमने देखा कि प्रकृति के सभी उपादानों, तारों, लहरों, शुक्र ग्रह, चंद्रमा का कवि पंथ के मानवीकरण गत्यात्मक चित्रण किया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ कोमलकांत अर्थगर्भित शब्दावली के साथ हैं। बिंबात्मकता और चित्रात्मकता हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इसमें कविता के अंश में अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। कविता का अगला हिस्सा जो बाकी रह गया वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।